आज जो मैंने स्मैकडाउन में देखा और सुना है, इसके बाद मुझे लग रहा है कि बस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये बोलना रह गया कि समर स्लैम इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट प्लेस जहां पे रोमन रेंस अपना रिटर्न करने वाले हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में। पहले ही बता देता हूँ कि शो मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लगा, और ठीक ठाक नहीं लगा तो आज ठीक ठाक तरीके से बात भी करेंगे, लेकिन उसके पीछे रीजन है शो के ऐसे होने का, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में आगे चलते चलते। लेकिन सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो ब्लड लाइन के साथ होती है बैक स्टेज से, जहाँ पे निक ऑल्डिस होते हैं, वहाँ पे सोलो सिकोवा है। सोलो सिकोवा ने आज लॉन्ग कोट पहना हुआ था। भैया जैसे जैसे ट्राइबल चीफ में इनके दिन बढ़ रहे हैं, इनके जो कपड़े हैं या फिर जो इनका पूरा आउटफिट है उसके भी जो चॉइसेस है काफ़ी सारी हो रही है। वहाँ पे टामा टोंगा टोंगा लोआ होते हैं, और टोंगा लोआ ने सबसे बेस्ट एक्ट किया है अपने अब तक के ब्लड लाइन के रन का, क्योंकि उन्होंने आई पैच लगाया हुआ था और वो तो compete नहीं कर सकते, क्योंकि आज शो पर एक गॉन्टलेट मैच होने वाला था, और उस गॉन्टलेट मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सीधा नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगी चैंपियनशिप्स के लिए, टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। अब होता यह है कि पता जब चलता है कि भाई टोंगा लोआ तो कर नहीं सकता कंपीट, तो जेकब फाटो को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्योंकि ये ब्लड लाइन है तो ब्लड लाइन को तो टोंगा लोआ नहीं तो फिर जेकब फाटू रिप्रेजेंट करेगा। तो आज हमको शो पर पता चल गया था कि जेकब फाटू और जो टामा टोंगा है वो इस गॉन्टलेट मैच का पार्ट होंगे। और सोलो सिकोवा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब ऐसे चौड़ में दिखा रहे थे, अरे मेरे पास तो पूरी ब्लड लाइन है, ये नहीं तो क्या हम दूसरे बंदे को लेके आ जाएंगे। ये फेयर लगता नहीं कॉल्डिस को, और ये चीज़ ऑफिशियल भी हो जाती है। इसके बाद हमको शो पर एले नाइट वर्सेस सांतोस एस्कोबार का मैच होता है। इस मैच में इलेक्ट्रा लोपेज ने जो है रिंग साइड पर डिस्ट्रैक्शन करी, उसकी वजह से क्या होता है कि लोगन पॉल आ गए। लोगन पॉल ने मारा, लेकिन मारा तो क्या ही, उल्टा एले नाइट ने उनको बजा दिया। उसके बाद बीएफटी लगता है, एले नाइट ये वाला मैच जीत गए। मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल ने अटैक किया, अब एले नाइट ने फिर से काउंटर किया, लेकिन फिर से सांतोस एस्कोबार आ जाते हैं, और इसकी वजह से जो एले नाइट है उनको दब के रहना पड़ गया, और वो एक फ्रॉग स्प्लैश भी खा जाते हैं एले नाइट के हाथों से। तो फिलहाल तो जो डोमिनेट है वो लोगन पॉल ने किया है। अभी एक स्मैकडाउन का एपिसोड होना और बाकी है, जो कि क्लीवलैंड से ही होने वाला है। लोगन पॉल वहाँ पे होंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और बाकी फिर चैंपियनशिप मैच तो है ही, लेट्स सी वहाँ पे कौन जीतता है। नेक्स्ट ही शो पर होते हैं जेड कारगिल बियांका ब्लेयर, क्योंकि आयला डाउन और एल्बा फायर ने बोला होता है कि वो स्मैकडाउन में होंगे। दोनों पूछते हैं कि कहाँ हो तुमने तो बोला था कि तुम यहाँ पर होने वाले हो। पीछे से आके दोनों ने अटैक कर दिया जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के ऊपर, लेकिन जब इन्होंने जो फाइट बैक है वो करी तो भाई जेड कारगिल ने उठा के ही सीधा बाहर फेंक दिया है। वो जो स्ट्रेंथ है जेड कारगिल की वो कहीं पर भी दिखा देती है बिल्कुल चुटकियों में, और वो लिटरली बहुत ज़्यादा लगती है स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे जेड कारगिल को तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो मसल मॉन्स्टर है कोई, लेकिन फिर भी उस हिसाब से जो इनकी स्ट्रेंथ है भाई साहब वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बियांका ब्लेयर को सच में कड़ी वाली जो है टक्कर मिल रही है पूरी जेड कारगिल से। वो तो अभी ये टीम में है, बट एक दिन अलग तो होंगे ही, और उस टाइम पर इनकी फ्यूड को देखने में मजा आएगा। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक सेगमेंट और दिखता है जहां पर नाया जैक्स और टिफनी होती हैं, और टिफनी के ब्रीफकेस का तो बुरा हाल हो गया है। तो नाया जैक्स यहाँ पे आके उनको बोलती हैं कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को नया ब्रीफकेस जरूर दूंगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। वो ब्रीफकेस जब टूटा था तभी समझ में आ गया था कि ये नया ब्रीफकेस मिलने वाला है, और टिफनी ने जीतने के बाद बोला भी था, तो वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। हो सकता है अगले स्मैकडाउन में या फिर समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान करे। अब आता है शो पर गॉन्टलेट मैच नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, और चैंपियनशिप यहाँ पे हथियाने का बहुत अच्छा मौका है सारे टीम्स के पास में। सबसे पहले आज क्या आवाज़ मेरी इतनी हिल रही है भाई, पता नहीं। कॉर्बिन और अपोलो क्रूज का मैच होता है लेगाडो डेल फैंटास्मा के साथ में। कॉर्बिन अपोलो क्रूज को आज थोड़ा सा शाइन और चमकने का मौका मिला, ये तो मैं कह सकता हूँ। एंड ऑफ डेज लगता है, और बैरन कॉर्बिन ने यहाँ पर अपनी टीम के लिए विक्ट्री दिला दी। बैरन कॉर्बिन को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इसके अंदर से जो इसका सारा कैरिज्मा और सारा कैरेक्टर है वो निचोड़ लिया है। एनएक्सटी में जाने के बाद उन्होंने शाइन किया, लेकिन मेन रोस्टर की ऑडियंस मुझे लग रहा है भूल सा चुकी है बिल्कुल बैरन कॉर्बिन को। तो अगर ज़्यादा फीचर हो स्मैकडाउन में तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को रिकवर कर सकती है, रिवाइव कर सकती है। इसके बाद अगली टीम एंटर करती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अपोलो क्रूज ने भाई बैरन कॉर्बिन को बाहर की तरफ फेंका है। ये आपको सुनने में थोड़ा उल्टा लग रहा होगा कि नहीं बैरन कॉर्बिन ने फेंका होगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ आवाज़ नहीं फंबल कर रही। होता कुछ ऐसा है कि बैरन कॉर्बिन पूरी स्पीड से आते हैं, अपोलो क्रूज ने उनको बाहर की तरफ फेंका, लेकिन एट द एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही ये वाली टीम मैच जीत जाती है जब अपोलो क्रूज पिन हुए। इसके बाद अगली टीम एंटर करती है प्रिटी डेडली का रिंग गियर तो भाई बहुत ही कमाल का है। ये चीज़ मैंने शायद कभी बोली है फिर नहीं, लेकिन वो काफ़ी अलग सा लगता है। ऐसा लगता है कि डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई केटर करना चाहती है। बहुत सारे क्लोज
फॉल्स थे यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ऑलरेडी मैच में काफी टाइम बिता चुके थे। एंड में ब्लॉकबस्टर लगाया स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने और वो यहाँ पे भी जीत गए। इसके बाद वो आगे प्रोग्रेस करते हैं। देन एंट्री होती है ओसी की, गैलोज एंड एंडरसन की। इन्होंने भी डोमिनेट किया क्योंकि भाई पुरानी टीम है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच में लड़ रही है, लेकिन उसके बाद रोल अप करके ये वाला मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत गए। और अब फाइनली उनका जो स्टॉप आता है वो था ब्लड लाइन का, और पूरी ब्लड लाइन की एंट्री होती है जेकब फाटू की थीम म्यूजिक पे। जेकब फाटू की थीम में वो एक जो क्या है, मुझे नहीं इतना साउंड डिजाइनर या इसका पता नहीं है, लेकिन वो जो आग जलती है उस टाइम पे म्यूजिक के साथ वो जो सिंक होके लगता है, अगर आपने सुना होगा तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शब्द कुछ अलग है लेकिन वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बड़ा कूल लगता है उस टाइम पे। और सोलो सिकोवा अपनी शाही एंट्रेंस करते हैं, और अब धीरे धीरे सोलो सिकोवा को देख के लग तो रहा है भाई ये बंदा हाँ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। कहाँ एक पॉइंट पे लग रहा था ये क्या ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप इस बात को दिमाग में थोड़ा सा साइड से हटा दो कि भाई ये रोमन रेंज की रिप्लेसमेंट है, ये चीज़ हटा के देखोगे तो सोलो सिकोवा में डेफिनेटली चीज़ें देखने के लिए इंटरेस्टिंग है। बस वो रेसलिंग वाला एलिमेंट उनका मिसिंग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है उनको थोड़ा सा एक्टिव भी होना चाहिए। अब एंट्रेंस होती है जेकब फाटू के थीम पे होती है, लेकिन ऑब्वियसली जेकब फाटू टामा टोंगा दोनों ही लड़ रहे थे यहाँ पे। पहले तो जेकब फाटू आज हमने पहली बार उनको पिटते हुए भी देखा, वो रिंग पोस्ट पे जाकर जो बिल्कुल बुरी तरीके से टकराए जाते हैं, तो जेकब फाटू भी थोड़े ऐसे हिल जाते हैं, वो पता चला। अब हॉट टैग भी होता है इसमें, टामा टोंगा तो पिट रहे थे, लेकिन जेकब फाटू ने जब एंट्री मारी तो उसके बाद भाई मून सॉल्ट भी मारा इन्होंने, समवन ड्रॉप भी मारी। ये बाहर की तरफ एक तो होता है डाइव मारना, एक होता है 2x करके डाइव मारना, तो वो काम जेकब फाटू करते भाई इतनी तेजी से। पता नहीं मुझे लगता है हवा में भी इनके पास कोई तो टेक्निक है कि ये इतने इजीली मूव कर जाते हैं। जैसे कैट्स को देखा है, वो जंप करती है तो वो जमीन से जंप तो करती हैं, लेकिन वो मिड एयर में भी पता नहीं कोई एक पॉइंट बना सकती हैं बेस। तो जेकब फाटू को देख के ऐसा लगता है भाई पता नहीं इतना हट्टा कट्टा बंदा होने के बावजूद भी ये कैसे कर लेते हैं ये। इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड लाइन को ही मैच जीतना, तो जेकब फाटू है तो ये तो चीज़ हो नहीं सकती थी कि ब्लड लाइन हार जाए। जेकब फाटू अपनी टीम के लिए मैच जितवा देते हैं। इसके बाद सोलो सिकोवा भी जो है ट्राइबल चीफ है, तो वो दोनों को हक करते हैं। और अगला जो स्मैकडाउन का शो है वहीं पर इनको मैच मिल चुका है अगेंस्ट DIY, और अगर वो वहां पे जीतते हैं तो इसका मतलब कि ब्लड लाइन के पास ब्लड लाइन की टीम में फिर से टाइटल आने वाला है। इसके बाद शो पर ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर कॉल आउट करते हैं टेरेंस को। लास्ट वीक जो बॉक्सिंग है वहाँ के सुपरस्टार, बाकी बॉक्सिंग से मेरा इतना कुछ है नहीं लेना दे रहा, बट इनका सऊदी अरेबिया में मैच होने वाला, तो उसको भी काइंड ऑफ ये हाइप कर रहे थे। वो कॉल आउट करते भाई आजा, और आजा तो कैसा आजा, पंच ही मार दिया आज ऑस्टिन थ्योरी को। और भाई इस पे सेल देखना ऑस्टिन थ्योरी का, लिटरली आपको लगेगा कि ये बंदे ने अपने होश खो दिए हैं। और उसके बाद जो ग्रेसन वॉलर है वो तो है ही चलाक आरामी आदमी भाई, चले गए वो वहाँ से, चले गए तो वहाँ से तो ऑस्टिन थ्योरी तो अकेले ही रह गए। तो क्लियरली यहाँ पर ये ब्रेकअप की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है कि कुछ एक शोज और हैं जहाँ पे उसके बाद ये दोनों जो बंदे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे और उनके बीच फ्यूड भी शुरू हो सकती है। इसके बाद हमको कोडी रोड्स का एक इंटरव्यू सेगमेंट भी होता है जहाँ पर वो अपनी स्टोरी की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, रॉयल रंबल जीतने के बारे में, रेसलमेनिया भी उन्होंने जीता, वो सब जो कोडी रोड्स कर चुके हैं। एंड देन यहाँ पे वो चैलेंज करते हैं सोलो सिकोवा को 1-on-1 फेस टू फेस मिलने के लिए अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के शो के लिए। और ये वाला सेगमेंट जो है वो WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है। शो का मेन इवेंट है, आपको लगेगा नहीं कि ये मेन इवेंट की बात कर रहा हूँ, और ये शो ऐसा क्यों था बस इस मैच के बाद उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मिचिन है जो भी है, मिचिन है आई थिंक, मिचिन एंड बेली का मैच था अगेंस्ट टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स। मैच की कहानी ये है कि मैच में एंट्रेंस के टाइम पर ही जो मिचिन है उनके ऊपर अटैक हो गया। अकेले होने की वजह से बेली को ये वाला मैच जो है अकेले ही लड़ना पड़ा है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके बाद रिंग साइड पर जाकर एक समवन ड्रॉप और मार दिया। बेली लेकिन अकेले भी काफी अच्छा हैंडल कर रही थी, बट जब तक उनको वो टिफनी का ब्रीफकेस नहीं पड़ गया। वो ब्रीफकेस पड़ता है, उसके बाद एनाइलेटर पड़ता है, और वो पड़ने के बाद तो चित पड़ी रह गई बेली, पिनफॉल हो गया, और जो नाया जैक्स और टिफनी है वो ये वाला मैच जीत गई। इस मैच के होने के बाद भी एक सेगमेंट WWE ने डाला था, और WWE को भी पता है कि भले ही मैच में ये इसकी प्लेसमेंट इतनी अलग लग रही है ना, लास्ट में जो इसको डालना है, ऐसा क्लियरली लग रहा है कि डालना तो ये चाहते हैं ब्लड लाइन का इस सेगमेंट, लेकिन क्योंकि वो हो नहीं पा रहा क्योंकि मैच नहीं है, तो फिर चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो वो एक वीडियो ही थी जो हमने पिछले हफ्ते भी देखी थी, और डेफिनेटली कंप्लेन करने की बात है यहाँ पे कि भाई साहब तुम ऐसे हमेशा सेम सी चीज़ कैसे दिखा रहे हो। बट जो भी है, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली सोलो सिकोवा ने, एक नहीं बहुत सारी बोली वैसे तो। वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं कोडी रोड्स को फेस टू फेस 1-on-1 मिलने वाला हूँ, और वही वो दिन होगा जब स्मैकडाउन में हम दोबारा से ब्लड लाइन में गोल्ड लेके आएंगे, और उसके बाद मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप फिर से ब्लड लाइन में लेके आने वाला हूँ। एंड
एंड देन वो सीधा सीधा रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं। रोमन रेंस के विजुअल्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन में दिखाया भी, जैसे वो रोमन रेंस का नाम बोलते हैं। और जो बात सोलो सिकोवा ने बोली रोमन रेंस के लिए, वो कहते हैं रोमन रेंस अगर तुझे इस बात से प्रॉब्लम है तो तुझे पता है तू मुझे कहाँ मिल सकता है, मतलब अगर तू मेरे तक पहुंचना चाहता है तो तुझे पता है कि तू कहाँ मिल सकता है। एंड देन उसके बाद वो एक्नॉलेज मी भी बोलते हैं। तो ये फिर से जो क्लियर स्टेटमेंट थी वो रोमन रेंस के लिए है, बिल्कुल खुले आम ही इसको बोल रहे भाई। अब तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वो रोमन रेंस का नेम ड्रॉप करा ही वहां पर इसलिए जा रहा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेटअप कर रही है रोमन रेंस के रिटर्न को। अब आज की शो की जो थिंग है, आपको भी लग रहा होगा ये कैसा शो था, इसमें तो कुछ बहुत स्पेशल लगा नहीं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको पहले से ही टेप कर लिया था। ना मैंने आपको ये बताया कि स्मैकडाउन टेप थी, ना मैंने आपको कोई स्पॉइलर दिया, ताकि मैं भी इसको देखूं ही पहली बार उठ के और उसके बाद उसी तरीके से रिव्यू करूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई शो में जो स्पॉयलर्स है उसके अलावा भी बैक स्टेज बहुत सारी चीजें होती है जो उस समय वहां के लोगों को नहीं दिखती। तो फिर ऐसा कैसा शो जो स्पॉइलर भी पहले देख लिए फिर आधी चीज बाद में पता चल रही है पहले। हालांकि आज कुछ बहुत ऐसा लगता नहीं था, जितना मैंने देखा स्पॉयलर्स ये सारे ऑलमोस्ट पहले ही आ चुके थे। अभी स्मैकडाउन से हटके भी भाई एक बहुत मेजर चीज बॉबी लैशली की स्टोरी लाइन बोल रहा हूँ, रियल लाइफ जो थिंग है उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसको लेकर भी पता चली। और वो ये कि अब अदर सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं किया है एमवीपी और बॉबी लैशली को। जो मैं आपसे कह रहा था कि रिपोर्ट्स आई हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया लेकिन बॉबी लैशली अपनी वर्थ और देखना चाहते हैं बाहर, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो अदर सोर्सेज है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी ऑफर ही नहीं किया। और बॉबी लैशली का आप रिएक्शन भी देख सकते हो यहाँ पे, ये काइंड ऑफ जो सारी चीज़ें उनके अराउंड चल रही है उसी पर है। वो लिखते हैं कि द ग्रेटेस्ट स्किल आई एवर एक्वायर्ड वॉज टू एम्ब्रेस हेट विदाउट बिकमिंग अ हेटर। अब इस बात का आप क्या मतलब निकालना चाहते हो, अब निकाल सकते हो, बट यहाँ से अब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ऐसी लग रही है कि बॉबी लैशली नहीं टिकने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और बस उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बाकी आज की स्मैकडाउन आपको कैसी भी लगी हो भाई, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक के लिए दरो जिंदगी के मजे।